थी, लेकिन वो बैठे उस कुर्सी के ऊपर। इसी तरीके से जब जज साहब जो है वो मरियम का पासपोर्ट रिस्टोर करवाएं अपने अदालती ऑर्डर से और मरियम उस अदालती फैसले की वजह से मुल्क से बाहर जाएं, तो वो जज ठीक है, वो अदालतें ठीक हैं। जब वही जज कोई फैसला करें जो आइन से मुताबिकत रखता हो और इनकी पसंद से मुताबिकत ना रखता हो, तो उसके बाद एक पूरी गालम गलोच की और पूरी तोहमतें लगाने की, इल्जाम लगाने की पूरी मुहिम खोल दी जाए और अदलिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए जाएं। ये एक इंतहाई खतरनाक चीज है। और मेरी अपनी बड़ी बसद एहतराम अपनी अदलिया से, और लाहौर हाईकोर्ट ही था, पिंडी बेंच में मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बना। 26 नवंबर को मैंने तकरीर की और मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। आप वो मेरी तकरीर उठाकर देख लें तो उस तकरीर के अंदर मैंने इस्तदा की थी और मैंने गिला किया था। मैंने ये नहीं कहा कि कोई जज पैसा खा गया है, मैंने ये नहीं कहा ये मुस्लिम लीग नून से मिल गया है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई कानून से मावरा कोई काम करे। मैंने एक पाकिस्तानी की हैसियत से एक गिले का इजहार किया। इंसान अपनों से मांगता है, मैंने अपनी अदलिया से मांगा कि अरशद शरीफ की मां को, आजम सवाती को, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे पर तौहीन अदालत का मुकदमा बना दिया गया। यहां बराह रास्त अदलिया पर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बदतरीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो फिर क्योंकि हम अदलिया को अपना मानते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले हैं, आइन में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि फिर जरा इनको भी तो बुलाएं ना, जरा मरियम साहिबा को भी बुलाया जाए, ये दूसरे जो वज़रा इनके तकरीरें कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाए, जरा इनको भी तो एक तौहीन अदालत का नोटिस देके बुलाया जाए ना। ये भी तो जरा आकर कोर्ट के सामने खड़े होके जवाबदेह हो ना, ये भी तो बताएं कि किस तरीके से इनको किस कानून के तहत ये हक बनता है। और जैसे मैंने कहा कि उसी जज के ऊपर इल्जाम लगाने का जिस जज से बहुत बड़ी बड़ी रिलीफ अभी चंद माह पहले उनको मिली भी हो, उसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। और ये जो दीदा दलेरी के साथ कानून को तोड़ा चला जा रहा है, ऐसी सूरत हाल है कि वो गैर कानूनी एक्टिविटी की, यानी एक गैर कानूनी तरीके से बात टेप करने की बड़ी खुशी खुशी फखर से मुल्क का वजीर दाखिला, जिसका काम है कानून तोड़ने वाले को रोकने का, वो खुद आके उसके ऐलान कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरी जैसे मैंने कहा कि एक पूरी एक मुनज्जम तरीके से अदलिया के ऊपर अटैक। आप सोशल मीडिया पर आज का उठा के देख लें किस तरीके से मुनज्जम तरीके से अटैक किया जा रहा है। मकसद साफ है और मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से अदलिया को दबाव में लेकर आना है। आपको जज साहब जो हैं वो जब फैसला करते हैं जिसके अंदर इम्भाम ही कोई नहीं है, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, जिस वकील से आप बात कर लें वो आपको यही बताएगा, जिस जज से बात कर लें वही बताएगा। जब वो बिल्कुल वाज़ेह चीज जो है, जज साहब पूरा टाइम लगा के 10 दिन उसको केस को चलाते हैं, बार बार मौका देते हैं गवर्नर साहब के वकील को भी, इलेक्शन कमीशन को भी कि वो अपना नुक्ता नजर पेश करें, और उसके बाद आइन के मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। तो एक पूरा अटैक शुरू हो जाता है उनके ऊपर। और ये उस वक्त अटैक करते हुए वो भूल जाते हैं कि ये वही जज साहब हैं जिन जज साहब के फैसले की वजह से हमजा वजीर आला का ओथ उन्होंने हलफ लिया और उन्हीं ने अहकामात जारी किए थे जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लगाए हुए गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं करेगा तो सदर पाकिस्तान को पाबंद किया, और सदर पाकिस्तान ने उनके अहकामात पर अमल करते हुए हमजा को चीफ मिनिस्टर का, वजीर आला का हल्फ दिया और वो वजीर आला की कुर्सी पर बैठे। वो और बात के उसके बाद जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ने हतमी तौर पर फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो पहले दिन से उसके एलिजिबल ही नहीं थे उनकी वजारत आला की कुर्सी पे बैठने की बनती ऑडियो रिलीज हुए में। सो ये जो बिल्कुल एक जंगल का कानून की सूरत हाल बनी हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है, इस खतरनाक रविश को रोकना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वजीर आजम पाकिस्तान जो है उसको भी बात करते हुए ये एतमाद नहीं होगा कि सिक्योर बात, जो जाहिर है कि मुल्क की ऐसे मामलात जो इंतहाई हसास नेचर के मामलात होते हैं उसके अंदर भी वो बात करते हुए अगर टेलीफोन सिक्योर लाइन के ऊपर जो है वो महफूज नहीं है, वो दफ्तर के अंदर बैठकर उसकी बातचीत महफूज नहीं है,
تو مملکت کیسے چلائے جائیں گے؟ یہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کے فیصلے کریں گے؟ آڈیو لیک ہوئی. اب یہ پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، غیر قانونی باتیں جو ہیں وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں، اس کے بعد غیر قانونی طریقے سے ٹیپ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قانون توڑ کر لوگوں کی باتیں ٹیپ کی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی چیپیاں بنائی جاتی ہیں، کٹ پیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے حملے کیے جاتے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کے اندر اس کی اپیل بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس اپیل کے اوپر ہماری تو درخواست ہوگی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ کہ یہ جب معاملہ جس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ صورتحال آ گئی ہے کہ سابقہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کی ٹیلی فون کال جو ہیں اس کو ٹیپ کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے اندر بھی وزیر اعظم کی دفتر کی کانورسیشن جو ہے، بات چیت جو ہے، اس کو روکنے کی اشد ضرورت ہے. اور جس طریقے سے یہ ساری ربش شروع ہوئی ہے، ابھی تو وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں یعنی وکلا برادری کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں، اور وکلا برادری کے ذریعے توپوں کا رخ ان کے اوپر کر کے اصل میں پیچھے جو ہے عدالت کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل یہ براہ راست عدالت کے اوپر کوئی اٹیک ہونے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو پوری ایک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، یہ انتہائی خطرناک روش ہے. اور ایک دفعہ یہ بات جو ہے وہ مان لی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت نہیں چلنا، تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اس سے کیا چیزیں آگے نکل سکتی ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان جو ہے گزر چکا ہے، اور پاکستان اس کا نقصان بھی بھگت چکا ہے کہ جب آئین سے انحراف کیا جاتا ہے تو ملک کو کتنا شدید نقصان ہوتا ہے اس سے. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس روش کو فوری طور پر روکا جائے، اور جو یہ غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے ان سب کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور تاکہ باقی آئندہ کے لیے لوگوں کو روکا جا سکے.